नमस्कार। आज हमारे पास ना भारत में हाल के कुछ ज़रूरी घटनाक्रमों से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं, सरकारी घोषणाएं हैं, आर्थिक खबरें भी और भी बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इनमें से जो काम की बातें हैं वो निकालते हैं, उन पर थोड़ी गहन चर्चा करते हैं। बिल्कुल आज हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ डिजिटल इंडिया रफ्तार पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा और उद्योगों में क्या कुछ नया हो रहा है। अच्छा। और हाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्रशासनिक बातें भी हैं इसमें। सही कहा। मकसद यही है कि इन सब जानकारियों को जोड़कर समझें कि भारत के विकास की जो तस्वीर है वो असल में बन कैसे रही है। तो शुरू करते हैं। डिजिटल इंडिया के 10 साल से प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े आंकड़े दिए हैं। हाँ दिए हैं। जैसे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पहले 25 करोड़ थे, अब बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गए। 97 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल 42 लाख किलोमीटर्स। बाप रे, 42 लाख किलोमीटर। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असल में बदलाव की कहानी कह रहे हैं। और 5G का भी जिक्र था। हाँ, दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट भी भारत में ही हुआ है। करीब 4.81 लाख बेस स्टेशन लग चुके हैं। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी बड़ी बात है इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक वो क्या है? ये एक तरह से डिजिटल सरकारी सेवाओं का पूरा ढांचा है। हाँ। सोचिए, यूपीआई है इसमें। हाँ, यूपीआई तो सब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। साल में 100 अरब से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं इससे। 100 अरब? हाँ, और ये दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का लगभग आधा है, लगभग 50%। कमाल है। और वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, उसका भी जिक्र था, जिससे पैसा सीधा लोगों तक पहुंचता है। बिल्कुल। डीबीटी के जरिए करीब 44 ट्रिलियन सीधा लोगों के खातों में गए हैं। अच्छा। और सरकार का कहना है कि इससे करीब 3.48 ट्रिलियन की बचत भी हुई है। मतलब पैसा सही जगह पहुंचा है। लीकेज रुकी। हाँ, साथ ही स्वामित्व योजना है। वो गांवों में जमीन के कागजात वाली। हाँ बिल्कुल। लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज मिल रहे हैं। और ओएनडीसी का भी जिक्र था। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये ऑनलाइन खरीदारी के लिए एक खुला मंच बनाने की कोशिश है। तो ये सब मिलकर ना डिजिटल बदलाव को जमीनी हकीकत बना रहे हैं। तो ये डिजिटल बुनियाद तो मजबूत हो रही है, लेकिन इसका असर रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर, बैंकिंग पर कैसा दिख रहा है? मैंने सुना जून 2025 में डिजिटल पेमेंट्स में थोड़ी कमी आई। हाँ, थोड़ी कमी दिखी है। मई के मुकाबले यूपीआई, आईएमपीएस, फास्टैग वगैरह के लेन देन थोड़े कम हुए हैं, संख्या में भी और वैल्यू में भी। कोई खास वजह? शायद मौसम या कोई और अस्थायी कारण हो सकता है, लेकिन अगर पिछले साल इसी टाइम से तुलना करें ना, अच्छा, तो अभी भी बहुत अच्छी बढ़त है। जैसे यूपीआई लेन देन की संख्या 32% बढ़ी है और रकम 20%। तो ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। और बैंकिंग में? बैंकिंग में एक अहम खबर है। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, हाँ। उसने बचत खातों पर मिनिमम एवरेज बैलेंस एमएबी न रखने पर जो जुर्माना लगता था वो हटा दिया है। अरे वाह, एसबीआई और कैनरा बैंक ने तो पहले ही हटा दिया था शायद। हाँ, एसबीआई ने 2020 में और कैनरा ने इसी साल मई 2025 में हटाया था। अब पीएनबी ने भी हटा दिया। तो इसका मतलब है कि अगर खाते में कम पैसे हैं तो पीएनबी में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी? जी हाँ। इससे फायदा किसको होगा? खासकर कम आमदनी वाले लोग, महिलाएं, किसान, उनको राहत मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, हालांकि पीएनबी ने बचत खाते पर ब्याज दरें थोड़ी कम भी की हैं, ये भी बताना जरूरी है। अच्छा। और इसी के साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने 2 सौदों को मंजूरी दी है। कौन से? एक तो विगो इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रू में निवेश कर रहा है। अच्छा, ग्रू में। और दूसरा कोरोमंडल इंटरनेशनल एनएसीएल इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी खरीद रहा है। तो ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट जगत में भी हलचल है, डील्स हो रही हैं। बैंकिंग और कॉर्पोरेट जगत से हटकर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ी योजनाओं में क्या चल रहा है? कुछ वहां भी नया है? काफी कुछ। एक तो वो जो एनआईपीसीसीडी है ना, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। हाँ, सुना है, ट्रेनिंग वगैरह देता है। बिल्कुल। महिला और बाल विकास के लिए बहुत जरूरी संस्था है, उसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, क्या नाम रखा है? अब उसका नाम है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। सावित्रीबाई फूले के नाम पर? बढ़िया है। हाँ, और रांची झारखंड में इसका एक नया रीजनल सेंटर भी खुल रहा है। 4 जुलाई 2025 को उद्घाटन है। अच्छा, रांची में? तो ये पूर्वी भारत के लिए होगा?
हाँ बिल्कुल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल पर फोकस रहेगा। और ये जो मिशन शक्ति, वात्सल्य, पोषण 2.0 जैसी योजनाएं हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों को ट्रेनिंग देगा। लाखों लोगों को फायदा होगा इससे। ये तो बहुत जरूरी काम है। और ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ? ऊर्जा के लिए CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और IIT रुड़की ने हाथ मिलाया है। अच्छा, CEA और IIT रुड़की जी, किस लिए? रिसर्च के लिए, ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए। खासकर फोकस रहेगा डीकार्बोनाइजेशन पर। मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करना? हाँ, और ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी, और जो भारत का लक्ष्य है ना 2070 तक नेट जीरो, हाँ, उसको पाने में मदद मिलेगी। और सामाजिक सुरक्षा के लिए ESIC ने? ESIC? हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। हाँ भाई, उन्होंने SPE 2025 नाम की खास योजना शुरू की है। SPE 2025? ये क्या चीज है? ये असल में एक मौका है नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ESIC में रजिस्टर करने का एक आसान मौका। किन कर्मचारियों के लिए? परमानेंट? सबके लिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले, अस्थायी कर्मचारी, सब इसमें शामिल हैं। ये योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। अच्छा, तो इसमें आसानी क्या है? आसानी ये है कि अगर कोई पहले रजिस्टर नहीं कर पाया था तो अब कर सकता है, बिना किसी पुरानी देनदारी या जांच के डर के। मतलब एक क्लीन स्लेट। बिल्कुल। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए, कवरेज बढ़े। ये तो हुई देश के अंदर की बातें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सहयोग वगैरह की खबरें थी? हाँ, भारत और UAE के बीच स्टील और एल्यूमिनियम के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। अच्छा, किस तरह का सहयोग? खासकर ग्रीन स्टील पर फोकस है, मतलब ऐसा स्टील जो कम प्रदूषण से बने, और हाई ग्रेड एल्यूमिनियम पर भी। इसमें हमारी सरकारी कंपनियां CPSEs जैसे सेल, NMDC, मैकॉन, हाँ, ये अहम भूमिका निभा रही हैं। इन्होंने दुबई में अपने दफ्तर भी खोले हैं। तो मतलब व्यापार और तकनीक दोनों बढ़ेगा। हाँ, देखिए कैसे अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं। तकनीकी सहयोग जैसे CAIIT, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार जैसे ESIC स्प्रे, और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जैसे UAE के साथ, सब एक साथ चल रहा है। बिल्कुल। और प्रशासनिक स्तर पर वो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों की बात भी थी शायद? जी हाँ, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025, उसकी योजना अधिसूचित हो गई है। ये किनको मिलते हैं? ये जिलों और प्रशासनिक इकाइयों को मिलते हैं अच्छे काम के लिए। अच्छा, खासकर 11 अहम क्षेत्रों में, जैसे समग्र विकास कैसा हुआ, सरकारी योजनाएं सब तक पहुंची या नहीं, मतलब सैचुरेशन अप्रोच, और नए तरीके मतलब इनोवेशन, इन सब पर ध्यान रहेगा। इसका पोर्टल 2 अक्टूबर से खुलेगा। ठीक है। और एक खबर पाकिस्तान से जुड़ी भी थी, है ना? हाँ, छोटी सी अपडेट है। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभाली है। अच्छा, प्रेसिडेंसी उनके पास है इस महीने? जी, वो इस दौरान बहुपक्षवाद और शांतिपूर्ण समाधान जैसे मुद्दों पर कुछ बैठकें आयोजित करेंगे। ओके। आखिर में कुछ नियुक्तियां और एक दुखद खबर भी थी। जी, नियुक्ति की बात करें तो केसवन रामचंद्रन, उन्हें 1 जुलाई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अच्छा, RBI में नई नियुक्ति। हाँ, और दुख की बात यह है कि जाने माने हिप्नोटिस्ट, जादूगर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट गुरु थे BV पट्टाभिराम। हाँ, नाम सुना है। उनका 75 साल की उम्र में निधन हो गया। ओह, दुखद। तो आज हमने देखा कि भारत में कितनी अलग अलग चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी का इतना जोर है, डिजिटल क्रांति है, तो दूसरी तरफ बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा में आम आदमी को ध्यान में रखकर बदलाव हो रहे हैं, और साथ ही उद्योगों और प्रशासन में भी नई पहलें जारी हैं। वाकई। और एक दिलचस्प बात ये उभर कर आती है कि कैसे बड़े पैमाने की राष्ट्रीय योजनाएं हैं जैसे डिजिटल इंडिया, हाँ, और साथ ही बहुत ही लक्षित मतलब स्पेसिफिक जमीनी स्तर के कार्यक्रम भी हैं, जैसे रांची का वो NIPCD सेंटर या ESIC की स्प्रे योजना। तो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश दिख रही है। सही कहा। तो इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को देखते हुए ये सवाल मन में आता है कि भारत अपनी इन बड़ी बड़ी विकास योजनाओं को और इन लक्षित कार्यक्रमों को जमीनी हकीकत में कैसे बदल रहा है। मतलब आम लोगों की जिंदगी में वाकई सुधार कैसे और कितना दिख रहा है। ये सोचने के लिए एक अहम सवाल है ना।